India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। मुफ्त चुनावी वादा मामले पर केंद्र और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने दिया नोटिस का स्टैंड साफ करे, राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की मांग है। एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से किया इंकार, कहा एनजीओ लाइसेंस नवीनीकरण के लिए केंद्र को प्रतिनिधित्व दे। स्पाइस जेट बकाया भुगतान मामले में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, कंपनी अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से हाईकोर्ट का इंकार। शिवसेना कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला मामले में अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे नितेश राणे, दी बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती, कहा राजनीतिक बदले की भावना से फंसाया गया है। India Legal presents Courts Roundup. मतदाताओं को लुभाने के लिए कई राजनीतिक दल अक्सर कैश और मुफ्त उपहार का वादा करते हैं। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इस तरह के वादे किए जाने को लेकर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ऐसे राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह जब्त करने और उनकी मान्यता रद्द करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। ये याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दाखिल की है। चुनाव में कुछ सुविधाएं फ्री देने का दावा करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को रिझाने के लिए सरकारी कोष से मुफ्त उपहारों के वादे के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और अपना स्टैंड साफ करने को कहा है। शीर्ष कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में ऐसे राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द और उनके चुनाव चिन्ह जब्त करने की मांग की गई है जो मतदाताओं को मुफ्त में सुविधाएं देने के वादे कर रहे हैं। 5 राज्यों के मौजूदा चुनावों में भी कई दलों ने आम वोटरों को बिजली और अन्य सुविधाएं मुफ्त में देने का वादा किया है। किसान की कर्ज माफी तो हर चुनाव में बड़ा चुनावी आकर्षण रहा है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने इसे गंभीर मामला कहा है। बेंच ने सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले का भी उल्लेख किया, जहां कोर्ट ने कहा था कि चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत भ्रष्ट अभ्यास के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसी केस में चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के परामर्श से चुनाव घोषणा पत्र की सामग्री पर दिशा निर्देश देने को कहा था, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि सभी दल चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह से मुफ्त उपहार देने का वादा करते हैं। सिंह ने कहा कि दरअसल इन वादों का बोझ आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ राज्य पहले से ही भारी कर्ज में हैं, लिहाजा राजनीतिक दलों द्वारा इस तरह के वादों पर लगाम लगाना जरूरी है। याचिका में राजनीतिक दलों के ऐसे फैसलों को संविधान के अनुच्छेद 14, 162, 266 और 282 का उल्लंघन बताया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि राजनीतिक दल गलत लाभ के लिए मनमाने ढंग से या तर्कहीन उपहार का वादा करते हैं और मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाते हैं, जो रिश्वत और अनुचित प्रभाव के समान है। चुनाव के समय उपहार की घोषणा से मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित किया जाता है। इससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट।
इधर एफसीआरए के तहत एनजीओ का पंजीकरण रद्द करने और नवीनीकरण नहीं करने की गृह मंत्रालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ को कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। हालांकि कोर्ट ने इन संगठनों को केंद्र सरकार के पास रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और केंद्र सरकार कानून के आधार पर निर्णय लेगा। दरअसल एनजीओ को विदेशों से चंदे के लिए एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने और नवीनीकरण न करने के केंद्र के आदेश को चुनौती देते हुए 6000 से ज्यादा एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले पर याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया है कि एफसीआरए के लाइसेंस रद्द करने से कोरोना के लिए किए जा रहे राहत के प्रयासों पर असर पड़ेगा। विदेशी चंदा मामले में गैर सरकारी संगठनों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। विदेशी चंदे के लिए 6000 से ज्यादा एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से गैर सरकारी संगठनों को राहत नहीं मिली है। अदालत ने सुरक्षा देने के लिए अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये संगठन अपने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए केंद्र को प्रतिनिधित्व दें और केंद्र इन पर कानून के अनुसार फैसला ले। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की दलील नोट की कि 11000 एनजीओ ने आवेदन किया और उनके लाइसेंस नवीनीकृत किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो फिलहाल दखल नहीं देना चाहता। मामले की सुनवाई बाद में होगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के लिए संजय हेगड़े ने कहा है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संबंध में हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं, क्योंकि लाइसेंस नवीनीकृत हो चुका है। ऐसे में ज्यादातर संगठन अच्छा काम कर रहे हैं। जब तक कोविड को आपदा अधिसूचित किया गया है, लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाना चाहिए। ऐसे में कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। वहीं विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये सार्वजनिक उत्साही एनजीओ यूएसए के ह्यूस्टन का है। 11000 से ज्यादा एनजीओ ने नवीनीकरण के लिए आवेदन किया। इनका लाइसेंस पहले ही बढ़ाया जा चुका है। मुझे नहीं पता कि इस याचिका के साथ क्या उद्देश्य है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का कहना है कि आवेदन करने वालों के लिए पहले ही बढ़ा दिया गया है। 6000 एनजीओ हैं जिनका विस्तार नहीं किया गया है। इनमें तिरुपति, देवस्थानम आदि शामिल हैं। यदि 6000 एनजीओ ने आवेदन नहीं किया है तो वो वर्तमान नियमों में बने रहना नहीं चाहते हैं। दरअसल 6000 से ज्यादा एनजीओ का एफसीआरए पंजीकरण रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि कम लाइसेंस रद्द करने से कोविड राहत प्रयासों पर असर पड़ सकता है। याचिका में गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस तब तक बढ़ाने की मांग की गई है जब तक कि कोविड को राष्ट्रीय आपदा के रूप में अधिसूचित रखा जाता है। अमेरिका के एनजीओ ग्लोबल पीस इनिशिएटिव ने ये याचिका दाखिल की है। याचिका में मदर टेरेसा द्वारा शुरू किए गए मिशनरीज ऑफ चैरिटी का भी जिक्र है। हालांकि केंद्र ने 6 जनवरी को उसके एफसीआरए लाइसेंस का नवीनीकरण कर दिया था। याचिका में कहा गया है कि इन गैर सरकारी संगठनों द्वारा लाखों भारतीयों की मदद की जाती है। इन हजारों गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए पंजीकरण को अचानक और मनमाने ढंग से रद्द करना संगठनों भारतीयों के अधिकारों का उल्लंघन है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। तो इधर स्पाइसजेट ने मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसने एयरलाइन के खिलाफ एक समापन याचिका को स्वीकार करने वाली कंपनी अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था। स्पाइसजेट का बकाया भुगतान न करने पर बंद किए जाने के मामले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 28 जनवरी को सुनवाई करेगा। इस मामले में कोर्ट से आग्रह किया गया है कि मामले की जल्द सुनवाई की जाए, नहीं तो मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक स्पाइसजेट का संचालन बंद कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में स्पाइसजेट की 180 करोड़ की देनदारी पर दिए गए मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को स्पाइसजेट ने चुनौती दी है। मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के बाद स्पाइसजेट लिमिटेड को बंद करने का आदेश दिया था। साथ ही कंपनी की संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए लिक्विडेटर नियुक्त करने का भी आदेश दिया था। दरअसल स्पाइसजेट ने स्विट्जरलैंड की कंपनी एसआर टेक्नीशियंस के साथ 2011 में अपने विमान और उनके इंजन के रखरखाव का काम किया था, लेकिन स्पाइसजेट इसके लिए तय रकम नहीं चुका सका। इसके बाद एसआर टेक्नीशियंस ने स्पाइसजेट से बकाया रकम हासिल करने के लिए अधिकार क्रेडिट स्विस को देते हुए 2012 में समझौता किया।
3 साल बाद क्रेडिट स्विस ने स्पाइस जेट से बकाया भुगतान में लगातार देर होने पर 2015 में स्पाइस जेट के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उसने याचिका में स्पाइस जेट को बंद करने की मांग की गई थी। इधर शिवसेना कार्यकर्ता पर जानलेवा हमले के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक नीतीश राणे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने इस मामले को लेकर अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका रद्द करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार है। सीजेआई रमन्ना ने कहा कि 27 जनवरी को इस मामले में सुनवाई करेंगे। राणे की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्हें राजनीतिक बदले की भावना से फंसाया गया है। अंतरिम संरक्षण 2 दिन ही बचे हैं। इससे पहले 17 जनवरी को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक नीतीश राणे को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा था। हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। हालांकि हाईकोर्ट ने नीतीश राणे की गिरफ्तारी पर 27 जनवरी तक रोक लगा दी ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। नीतीश राणे पर शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब पर जानलेवा हमले में शामिल होने का आरोप है। इस मामले में केस सिंधुदुर्ग में दर्ज हुआ है। वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में दूसरे आरोपी मनीष दलवी को अग्रिम जमानत दी। इससे पहले 13 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र पुलिस ने हाईकोर्ट में दावा किया था कि हत्या के प्रयास के मामले में विधायक नीतीश राणे की संलिप्तता साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। पुलिस ने यह भी कहा था कि ये मामला किसी उपहास की घटना के कारण दर्ज नहीं किया गया है। सिंधुदुर्ग जिले की कंकावली पुलिस ने नीतीश राणे की अग्रिम जमानत पर अर्जी निरस्त करने का अदालत से अनुरोध किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल के लिए एक जनहित याचिका को सूचीबद्ध किया जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अतिव्यापी मुद्दों की पेंडेसी पर विचार करते हुए प्रधानमंत्री की सुरक्षा और उससे संबंधित है। प्रधान न्यायाधीश DN पटेल ने शुरू में कहा था कि वो केंद्र से उस जनहित याचिका पर विचार करने के लिए कहेंगे जिसमें सभी अथॉरिटी, जिसमें नागरिक और सैन्य को प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के मामले में विशेष सुरक्षा समूह की देखरेख में कार्य करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता आशीष कुमार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील वी गोविंदा रामनन ने कहा कि याचिका कानून के सीमित बिंदु पर थी कि एसपीजी को प्रधानमंत्री की सुरक्षा के संबंध में अधीक्षण की शक्ति होनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ऐसे देश में जहां 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या हुई हो, इस तरह की सुरक्षा चूक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और जो आम नागरिकों के जीवन को भी खतरे में डालती है। याचिकाकर्ता आशीष कुमार ने वकील वी गोविंदा रामनन के जरिए दायर इस याचिका में प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक का जिक्र किया गया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा उल्लंघन की मीडिया में आई खबरों को मद्देनजर जनहित याचिका दायर की है। केंद्र सरकार के वकील अमित महाजन ने अदालत को सूचित किया कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही अतिव्यापी मुद्दों को जब्त कर चुका है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई स्थगित कर और कहा कि शीर्ष अदालत ने निर्देश पारित कर दिया है और पहले से ही नियुक्त समिति की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पांचवी नेटवर्किंग के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला पर लगाए गए 20 लाख रुपए के जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अभिनेत्री पर लगाए गए जुर्माने को 20 लाख रुपए से घटाकर 2 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने जूही का केस लड़ रहे हैं और अधिवक्ता सलमान खुर्शीद से कहा गया है कि हम इसे पूरी तरह से माफ नहीं करेंगे, हम इसे 2 लाख रुपए कर देंगे, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी होंगी। कोर्ट ने कहा कि जूही चावला एक सेलिब्रिटी हैं और सार्वजनिक रूप से उनकी उपस्थिति है, ऐसे में उन्हें सामाजिक कार्य भी करने चाहिए। वो यहाँ पर DSLS का प्रोग्राम कर सकती हैं। DSLSA के लोग उनसे संपर्क में आते हैं और वो उनके साथ मिलकर कुछ काम कर सकती हैं। जुर्माने को कम करने के संदर्भ में अदालत ने कहा कि ऐसा नहीं है कि अदाकारा के पास इसे चुकाने के लिए साधन नहीं है। कोर्ट की फीस तो सब देते हैं, उन्हें भी चुकानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि रकम ज्यादा है। बेंच ने कहा कि सभी को कोर्ट के अनुशासन का पालन करना होगा। अब इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। दरअसल DSLSA ने 20 लाख रुपए जुर्माने की वसूली के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बदले में जूही चावला ने भी सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें जुर्माने की रकम को लेकर चुनौती दी गई थी। जूही चावला ने 5G तकनीक को लेकर ये कहते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी कि 5G तकनीक आने से इंसान से लेकर पशु और पक्षियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस मामले में सिंगल बेंच ने अभिनेत्री की याचिका को खारिज करते हुए इन पर 20 लाख का जुर्माना लगाया था और इसी पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये मुकदमा पब्लिसिटी के लिए प्रेरित है।
इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ऑनर किलिंग के आरोप में जेल में बंद सनी सिंह की सशर्त जमानत मंजूर कर ली गई है और कहा गया कि भारत को स्वतंत्र हुए 75 साल बीत जाने के बाद भी जाति प्रथा समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। लोग अपने को शिक्षित समाज में होने का दम भरते हैं परंतु दोहरा जीवन जी रहे हैं। कोर्ट ने कहा समय आ गया है कि जब हमें जाति व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। पीड़िता और परिवार को खतरे में आशंका जाहिर किए जाने पर कोर्ट ने एसएसपी गोरखपुर को सुरक्षा निर्देश देने के लिए कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने सनी सिंह की अपील पर दिया गया है। कोर्ट ने सत्र न्यायालय के याची की जमानत अर्जी खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया। मामले के अनुसार शिकायतकर्ता का छोटा भाई अनीस कुमार अनुसूचित जाति का था। उस पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया। एफआईआर में 17 लोगों पर हत्या और षड्यंत्र का आरोप लगाया गया। याची के वकील का कहना था कि लड़की के नजदीकी और खून का संबंध रखने वाले आरोपियों की जमानत पहले ही मंजूर हो चुकी है। याची का लड़की से ना तो कोई रक्त संबंध है और ना ही उसका कोई इससे अपराध में हाथ है। यहां तक कि लड़की ने अपने 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिए गए बयान में याची के संबंध में कुछ भी नहीं कहा है। इधर केरल हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली उस एक अपील को खारिज कर दिया। आज उसमें नागरिकों को जारी किए गए कोविड वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था। एकल न्यायाधीश ने अपेक्षित आदेश में अपीलकर्ता पर 1 लाख का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया था। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाहजी पी शाली की खंडपीठ ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि तस्वीर कोई विज्ञापन नहीं है। प्रधानमंत्री को संदेश देने का अधिकार है, वोट के अधिकार को इससे नहीं जोड़ा जा सकता। एकल न्यायाधीश के फैसले से सहमत होते हुए अदालत ने टिप्पणी की कि वो इस मामले के बाद में फैसला जारी करेगी। अधिवक्ता अजीत जॉय के माध्यम से पेश अपीलकर्ता ने तर्क दिया था कि एकल न्यायाधीश ने इसमें शामिल संवैधानिक प्रावधानों और तथ्यों की उचित सराहना किए बिना याचिका को खारिज कर दिया था। ये प्रस्तुत किया गया था कि एकल न्यायाधीश ने याचिका को स्वीकार करने के लिए सूचीबद्ध करने के लिए समझते हुए गलत तरीके से सुनवाई की और खारिज करने के लिए आगे बढ़े। हालांकि याचिका को पहले से ही एक अन्य न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया था। फिर भी प्रतिवादियों के जवाबी हलफनामे की प्रतीक्षा के बिना एकल न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे कि इसे दाखिल सुनवाई के सूचीबद्ध किया गया था, इसे अपेक्षित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था। याचिका में कहा गया था कि कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र व्यक्तिगत विवरण और एक चिकित्सा घटना के रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रिकॉर्ड है। बिना सहमति तस्वीर और संदेश सम्मिलित करना संविधान की धारा 19A के तहत बोलने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। हालांकि खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया। यह अपीलकर्ता पर लगाए गए जुर्माने को कम करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से प्रस्तावित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की झांकी को खारिज करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। एडवोकेट रामप्रसाद सरकार द्वारा दायर जनहित याचिका में 26 जनवरी 2022 को होने वाली आगामी गणतंत्र दिवस परेड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पश्चिम बंगाल की झांकी को अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग की गई थी। पीठ ने जनहित याचिका दायर करने में देरी कर आपत्ति व्यक्त की है और कहा है रिट याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया क्योंकि गणतंत्र दिवस का उत्सव परसों है, इसलिए इस स्तर पर कोई प्रभावी निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। इसलिए वर्तमान रिट याचिका में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है जो तदनुसार खारिज किया जाता है। पीठ ने मौजूदा जनहित याचिका में दायर करने में विभिन्न दोषियों पर ध्यान दिया, जैसे कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वाईजे दस्तूर ने बताया था। कार्यवाही के दौरान याचिकाकर्ता ने पीठ को अवगत कराया कि इस साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह होने वाली है और केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी की पश्चिम बंगाल की झांकी को गलत तरीके से खारिज कर दिया है। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.